हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जेवी सिंह। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक बिगिनर है उसको तैयारी कैसे करनी चाहिए। देखिए, मेरे से बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि सर मैं अभी कॉलेज में हूँ तो मुझे कैसे करनी चाहिए। तो ये जो कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं इनके लिए थोड़ा हट के रहेगी स्ट्रैटेजी। उन देखो, कुछ चीज़ें तो सिमिलर रहेंगी लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ चीज़ें डिफरेंट रहेंगी। वो मैं एक अलग वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो के तुरंत बाद एक दो दिन के बाद आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। और आज की जो वीडियो में है कि जैसे किसी ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मेरे को ऑलरेडी अभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, एसएससी की तैयारी करनी है या बैंक की तैयारी करनी है, जो भी आपका गोल है आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। अब आपको आगे क्या करना है। अब आप बिगिनर हैं तो अब क्या करना है। देखो, बिगिनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है कि आपको सही स्ट्रेटजी मालूम होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी कोई भी आप किसी भी टॉपर को उठा के देख लीजिएगा, उसने पहले 2 या 3 दिन लेके या कई बारी तो 4-5 दिन लेके वो पहले एक रणनीति जरूर तैयार करते हैं। मैं जितने भी लोगों से आज तक मिला हूं या किसी के मैंने इंटरव्यू किया है, हर बंदे ने मेरे को यही बात बोली और इवन मैंने खुद ने भी यही बात को फॉलो किया कि हमेशा 3-4 दिन लगा के आप एक सही रणनीति को देख लीजिए, उसके बाद उस पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कीजिए और सक्सेसफुल होने का सबसे अच्छा रास्ता यही है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि वो जो रणनीति है वो कैसे पता लगे, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं कि चीज़ों का इसके अंदर आएगा क्या और किस चीज़ की कितनी वेटेज है, किसको कितना पढ़ना चाहिए, है ना, तो आपको कैसे पता लगेगी रणनीति, कैसे बनाओगे स्ट्रेटजी, नहीं बना पाओगे। और मैं आपको बताता हूँ आज की डेट में मेरे पास इतने ज़्यादा फ़ोन कॉल्स किस चीज़ के आते हैं। लोग बोलते हैं कि सर ये बताइए कि मेरे मेंस के अंदर प्री के अंदर जो अभी अभी प्री हुआ है उसमें सिर्फ इतने ही नंबर बन रहे हैं। कोई बोलता है 100 बन रहे हैं, कोई बोलता है 110 बन रहे हैं, तो क्या मैं तैयारी करूं सीजीएल मेंस की कि ना करूं। देखो, अब उनको क्यों इस वक्त ये क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है, उसका कारण यही है कि उन्होंने स्ट्रेटेजी जो है स्टार्टिंग में ही सही फॉलो नहीं की थी। मैं आपको सबसे सिंपल और सरल तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपको सेल्फ एनालिसिस करनी है कि आप किस एग्ज़ाम के लिए बने हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे भी देखिए, एक मैं मॉक टेस्ट दिखा रखा है मैंने आपको। ये सीजीएल टीयर 2 का मॉक टेस्ट है, ठीक है। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। आप क्या कीजिए, इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। और इसको अटेम्प्ट करने के बाद, क्योंकि आप एक बिगिनर है, आपको अभी नहीं पता है, आप जो भी आपको सही लगता है इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं आप उसको कीजिए, ठीक है। इसका कारण है एक, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने पढ़ रखे होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपने नहीं पढ़ रखे होंगे। इसी मॉक टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है उस पर क्लिक करके जब आप अटेम्प्ट करेंगे तब आपको अपने आप बात समझ में आएगी। पहले आप रजिस्टर करा लीजिएगा, उसके बाद अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अपनी ईमेल आईडी वगैरह ये सब डिटेल्स डाल के आप रजिस्टर करेंगे और उसके बाद उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो उसको अटेम्प्ट करने के बाद आपको एक बात समझ में आएगी, ठीक है। 2 ही दिन है, ये लाइव मॉक टेस्ट है। एक इंग्लिश का और एक मैथ्स का कीजिएगा। तो जब आप पूरा इंग्लिश का कर लेंगे और पूरा मैथ्स का कर लेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ इस तरह का है, तो मेरे लिए ये एग्ज़ाम ठीक है कि नहीं है। मतलब मैं एसएससी के लिए बना हूँ या फिर मैं क्या करता हूँ, एक बैंक का एग्ज़ाम भी अटेम्प्ट करके देखता हूँ, 2 अटेम्प्ट करके देखता हूँ, एक में नहीं पता लग रहा है तो 3 अटेम्प्ट करके देखूंगा। सेम ही एसएससी के केस में होगा, 2-3 एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करके देखेंगे। उसके बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, एनालिसिस करेंगे दोनों की कि क्या मैं बैंक के साथ ज़्यादा कंपैटिबल हूं या एसएससी के लिए कंपैटिबल हूं। अगर अभी से आपने ये डिसाइड नहीं किया और आप उस चक्कर में अभी भी उस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं बहुत सारे लोगों के कि नहीं मेरे को तो दोनों ही एग्जाम देने हैं एक साथ, तो आप बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाओगे आगे जाके। क्योंकि एक बच्चा हर एग्जाम की तैयारी कर रहा है और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हुआ कि एक बच्चा अगर हर एग्जाम की तैयारी करे तो वो सक्सेसफुल हो जाए। एक एग्जाम की तैयारी करोगे तभी उसमें सक्सेसफुल होगे। और एसएससी के एग्जाम इस तरह के है कि डिले हो सकता है लेकिन कैंसिलेशन कभी नहीं हुआ एग्जाम का, इसलिए एसएससी पे भरोसा किया जा सकता है। ऐसे ही बैंक के एग्जाम है वो हमेशा अपने टाइम पे होते हैं और इवन अभी एसएससी भी सब चीज़ें टाइम पे करने की कोशिश कर रहा है। और आगे का अपने को नहीं पता कि सीईटी आएगा या फिर सीजीएल का ही नोटिफिकेशन आएगा, इस बारे में भी अभी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुद्दे की बात यह है कि अगर सीईटी आ भी जाता है तो भी अरिथमेटिक का पोर्शन कभी चेंज नहीं हो सकता। तो अभी आप अरिथमेटिक के पोर्शन से स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको पढ़ना है तो, ठीक है भाई। तो ये सारे का सारा क्रक्स था जो मैंने आपको मोटी मोटी बात बताई। और जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से बात करेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। अब आप देखिए कि मैथ्स है, आप देखो मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ। जीएस जो है यानी जीके जिसको लोग बोल देते हैं, वो सिर्फ 50 नंबर की आती है पेपर के अंदर, ठीक है, 50 नंबर की। आप देखिए मैंने यहाँ पे मार्क्स भी सारे लिख दिए हैं। तो जीएस जो है सिर्फ 50 नंबर की है। और आप देखिए कि अगर आप जीएस में बहुत ज़्यादा इनपुट लगा भी दें
ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट लगा भी दिए और हो सकता है कि आपने दो चार एक्स्ट्रा किताबें पढ़ ली, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, तो फिर भी आप कितने मार्क्स ऐड कर लोगे जीके में? तब भी आपकी प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि आप 4 या 6 नंबर ऐड कर लो जीके के अंदर एक्स्ट्रा, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे, वो भी इतना ज़्यादा एफर्ट पुट करके। इसका मतलब हुआ कि आपने कॉस्ट बेनिफिट रेशो देखी ही नहीं, मतलब कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके आप सिर्फ इतने से चीज़ को कमा पा रहे हो। लेकिन अगर वही इनपुट आप डाल देते इंग्लिश के अंदर, जो कि 350 नंबर की है, 50 प्री के, 200 अपना मेंस के, और ये 100 फिर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के, और या फिर मैथ्स के अंदर डाल देते 50 + 200, क्योंकि मैथ्स का लेवल भी अब अच्छा आता है, ऐसा नहीं है कि टुच्चे सवाल आते हैं, तो आप देखेंगे कि आप ह्यूज डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर देंगे एज कम्पेयर टू यहाँ पे। और आज की डेट में बच्चा कहाँ पे ज़्यादा दिमाग खराब कर रहा है? बच्चा इस पे ज़्यादा दिमाग खराब कर रहा है। इतना इनपुट लगाने के बाद भी बच्चे के नंबर नहीं आ पा रहे हैं। और आप देखिए कि YouTube पे भरी पड़ी है वीडियो, मास्टर आता है डेली के करंट अफेयर चलाता है, और उन करंट अफेयर को देख के आपको क्या लगता है कि डेली आप 2 घंटे अपने ख़राब करके कि हाँ आज मैंने न्यूज़पेपर के इस डेट के करंट अफेयर बना लिया, और आपको लगता है कि आप एंड में पढ़ पाओगे उनको? ऐसा हर बार होता है कि बच्चे नोट्स तक बना लेते हैं करंट अफेयर के, लेकिन एंडिंग में नहीं पढ़ पाते हैं। कौन इतने कंटेंट को पढ़ेगा यार? एंड इट इज़ सो मोनोटोनस यार, सिंपल सी बात है, कैसे पढ़ सकते हो आप उसको? तो इसीलिए इसकी रणनीति अलग रहेगी। ऐसे कन्वेंशनल तरीके से मत चलिए कि जो आपको यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है। यूट्यूब पे देखिए आजकल क्या है कि बहुत जेन्युइन चीज़ें कम रह गई हैं, अब थोड़ा सा कमर्शलाइज्ड हो गई हैं चीज़ें। तो लोग क्या करते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि वीडियो डालनी है बस, तो वो डालेंगे पहले आज का करंट अफेयर, कल का करंट अफेयर, फिर 15 दिन बाद डालेंगे पूरे 15 दिन का करंट अफेयर, फिर 1 महीने बाद डालेंगे पूरे 1 महीने का करंट अफेयर। क्यों भाई? और एंडिंग में डालेंगे 6 महीने के करंट अफेयर एक साथ, तो फिर मैं 6 महीने वाली देख लूंगा, मैं काहे को देखूं रोज? समझ लो, तो आपका टाइम बचेगा उससे। मैथ्स के अंदर देखिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कोई भी एक किताब रखिएगा। आई विल सजेस्ट कि आप प्रीवियस ईयर ले लीजिए, ठीक है, ये राकेश सर वाली ले लो या किरण वाली ले लो। आई विल रिकमेंड कि राकेश सर वाली ले लीजिए, उसमें थोड़े छोटे तरीके दे रखे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उस किताब को रेफरेंस रखिए अभी अपने लिए कि मेरे को उस किताब को सॉल्व करना है। लेकिन उस किताब को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, कंटेंट देखना पड़ेगा। हर टॉपिक का कंटेंट अलग रहता है इसके अंदर। ऐसा नहीं रहेगा कि आप जो प्री क्या था बैकअप बना हुआ माइंड में बचपन के तरीके हैं, वही है ना, जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार, वो ये वही वाली बात है कि वो जो बचपन के तरीके हैं वो हम भूलना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ है, वो आपको भूलने पड़ेंगे तरीके, और नए तरीके सीखने पड़ेंगे। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 300 घंटे की सीरीज में सब करा रखा है, और अभी आने वाले समय में और एक तबाही आएगी, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा समय है, लेकिन आएगी जब तो सब हिला देगी, ठीक है। तो वो जब आएगा समय तब बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। अभी काम चल रहा है उस पर बहुत तगड़े वाला। तो इस तरह से आपको सबसे पहले तो सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर आप रिवीजन मोड में आएंगे, क्योंकि एक बार जब तक आपको सारे चैप्टर्स ही क्लियर नहीं होंगे तो आप रिवीजन किस चीज़ की करोगे? समझ लो इस चीज़ को। और फिर आप मॉक टेस्ट पे आओगे। तो पहले आपको मॉक टेस्ट लगाना है इसलिए कि आप ये जज कर पाओ कि आप इस एग्ज़ाम के लिए हो या नहीं हो, और आपका कौन सा टॉपिक आपको लगता है कि उसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे, कौन से में कम रहोगे। मैथ्स में ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे, इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे। आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आज की डेट में कहाँ हो। तो उसके लिए आपको वो मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ठीक है भाई। तो ये होगी मैथ्स की बात। अब आपको जब आप तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको क्या करना है कि हर महीने, आप बिगिनर हैं अभी, ठीक है, मैं बिगिनर के हिसाब से बता रहा हूँ, हर महीने आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। एक नहीं तो ज़्यादा भी लगा सकते हो, 2 मॉक टेस्ट। लेकिन ये मैं इनिशियली की बात कर रहा हूँ। जब आपका एक बार सिलेबस थोड़ा अच्छा खासा कवर हो जाएगा तो फिर आपको मॉक टेस्ट की क्वांटिटी भी बढ़ा देनी होगी, कि हो सकता है फिर एक महीने में आपको 3 या 4 मॉक टेस्ट लगाने पड़े। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये अपना शेड्यूल और टाइटन होता जाएगा। हो सकता है फिर आगे चल के एक महीने में 10 मॉक टेस्ट लगाने पड़े, और जब पेपर का समय आ जाएगा तो हो सकता है डेली मॉक टेस्ट लगाने पड़े। तो ये डिपेंड करेंगी सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। ये मैं बिल्कुल बिगिनर के हिसाब से आपको अभी चीज़ें समझा रहा हूँ। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो देखिए 50 नंबर की प्री में आएगी, 200 की मेंस के अंदर आएगी, और 100 नंबर डिस्क्रिप्टिव आएगा, जिसके अंदर ऐसे लेटर होता है। तो ऐसे लेटर की अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपको सिर्फ इन 2 की फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि प्री और मेंस, ये देखो मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स भी यहाँ लिखे, प्री वर्सेज मेंस। लोगों को लगता है प्री की अलग तैयारी करनी है, मेंस की अलग करनी है। ऐसा नहीं है दोस्त, प्री और मेंस की सेम ही रहती है तैयारी, और कोई बाउंड्री नहीं है इसके अंदर। कई बार प्री के अंदर मुश्किल क्वेश्चन आ जाएंगे, कई बार मेंस के अंदर आ जाएंगे, तो ऐसे चलता रहता है ये आदान प्रदान। तो इंग्लिश में आप देखिए कि आपको बुक्स जो है वो नीतू मैम वाली एक बुक आती है,
या प्लिंथ टू पैरामाउंट कह लीजिए, दोनों सेम ही है उसके अंदर कंटेंट, वो आपको कर लेनी है या एसपी बख्शी कर लेनी है। और अब बच्चा पूछेगा कि भैया न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर के लिए मैं बोलूँगा कि आप क्योंकि बिगिनर हैं तो आप पढ़ सकते हैं अभी न्यूज़पेपर, या तो आप द हिंदू पढ़ लीजिए या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, दोनों में से कोई भी एक पढ़ लीजिए जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो क्लोज टेस्ट हो गया, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स होगी, आरसी को सोल्व करना जो होता है अपना, है ना, और जंबल्स हो गए, तो ये सब चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी, आपको ईजी रहेगा उनको करना। अगर आप अभी से न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो आप डेली आधा घंटा पौना घंटा करिए। अगर आप शुरू में कंफर्टेबल नहीं है एडिटोरियल सेक्शन से, तो फिर आप क्या कीजिए, आप पहले नॉर्मल न्यूज़ जो होती है फ्रंट पेज की उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे 15-20 दिन के बाद आप एडिटोरियल में देखिए कि कौन सा सेक्शन ऐसा है जो इजी लग रहा है आपको, उसको पढ़िए। तो धीरे धीरे आप इसमें और माहिर होते जाएंगे। ये तो एक आर्ट है यार, धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ेगी। ऐसे ही इसमें बहुत सारा क्रैमिंग का सेक्शन भी रहेगा। तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको कि मान लीजिए कि आप किसी दिन बैठे तो इडियम फ्रेजेस कर रहे हैं, तो आप बस करते जाइए फ्लो के अंदर उसको, ये मत सोचिए कि आज मेरे को 10 ही करने हैं, आज मेरे को 20 ही करने हैं। जब फ्लो बन गया तो बन गया, टारगेट रहना चाहिए अपना एक, ठीक है। आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा इस चीज़ के रिलेटेड है, टाइम टेबल के रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जब वो जो कॉलेज स्टूडेंट वाली बना रहा हूँ उसमें टाइम टेबल भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अब जीएस का सेक्शन में देखिए आप, देखो इंग्लिश में एक और चीज़ है कि अगर आप शुरू से ही अच्छे नहीं हैं इंग्लिश में तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ सकते हैं। और एसएससी की इंग्लिश में ऐसा नहीं बोल सकता कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार, ऐसा बैंक की बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसके कंपैरिजन में। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं तो आप बैंक के लिए मत जाना फिर कभी भी, फिर आप एसएससी के लिए ही ठीक है भाई। और रही बात जीके की, तो जीके में यार 50 मार्क्स का आता है और उसमें लोग बोलते हैं कि सर हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, वो भी 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की सभी एनसीईआरटी। तो इतना टाइम बर्बाद करके सिर्फ 50 नंबर के लिए काहे को यार, इससे अच्छा तो लूसेंट पढ़ लेंगे। और आप देखिए कि मैंने हिस्ट्री की इतनी ज़्यादा बढ़िया वीडियो आपको करा दी, पूरी पॉलिटी हम लोगों ने आपको करवा दी, पूरी केमिस्ट्री हम लोगों ने करवा दी, तो वो तो इतने ज़्यादा कंसाइज तरीके से करवा दिया। आप हिस्ट्री में देखिए कि यूँ हर पेपर के अंदर एसएससी के अंदर आपका क्वेश्चन फंस रहा होगा, चाहे आप सीएचएसएल दे रहे हैं, एमटीएस दे रहे हैं, सीजीएल दे रहे हैं, कोई भी पेपर आप गवर्नमेंट एग्जाम का दे रहे हैं, आप देखिए उस हिस्ट्री की वीडियो को जाके इतनी इंटरेस्टिंग बनाई है और उसमें से सवाल आ रहे हैं और बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं उसका। तो आप देखिए 7 घंटे के अंदर उसमें मैंने वो चीज़ें कवर कर दी, और यहाँ पे आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो पता नहीं कितने महीने लगा दोगे, वो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। और साथ में आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर का मैंने बताया कि बिल्कुल एंडिंग के लास्ट 1 मंथ में देखेंगे, सीधा जो 6 महीने के करंट अफेयर आएंगे तब का तब देखेंगे, अभी आपको करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक पोर्शन बोले तो स्टैटिक पोर्शन में हो गया हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी हो गया, केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स हो गया, बायो होगी, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और पॉलिटी होगी, ये 6 चीज़ें आप कर लेंगे अगर, तो आपका काम बन जाएगा। इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा फोकस ना तो मैंने कभी डाला है, ना ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि बहुत सारे कम बच्चे होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे या जिन्होंने कभी पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी। अगर पढ़ रखी है तो फिर ठीक है, मोर वेल एंड गुड है, यू कैन गो फॉर दैट। और डायनेमिक पोर्शन में तो करंट अफेयर ही आता है, तो वो अभी नहीं करना अपने को। रीजनिंग की बात रही तो रीजनिंग में देखिए कि किताबें मैं बोलूँगा कि सिर्फ प्रीवियस ईयर उठा लीजिएगा, लेकिन उसके अंदर क्या कीजिएगा, आप ये जरूर देखिएगा कि अपने सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एम्बेडेड फिगर्स हो गया। जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, अभी रिसेंट के पेपर भी देखेंगे, तो एम्बेडेड फिगर में पहले आसान रहती थी, अब थोड़ी सी मुश्किल रहने लगी है। अब वो ऑप्शन भी ऐसे, पहले बोलता था कि किस में एम्बेडेड है, अब बोलेगा किस में नहीं है एम्बेडेड, वो और मुश्किल हो जाता है, उसमें टाइम लगता है ज़्यादा। मेन गेम किस चीज़ की है, क्वेश्चन तो सोल्व कर रहे हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है, तब आपको दिक्कत आएगी रीजनिंग के अंदर। और रीजनिंग में बीच बीच में वो क्या कर रहा है, कुछ कुछ चीज़ें वो हल्का सा बैंकिंग टच की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहा है, मे बी इसलिए कि आगे सीईटी होना है, तो कहीं ना कहीं बीच में आके इनका सिलेबस रुकेगा, तो ये कारण हो सकता है। तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। एक्चुअली में क्या है कि रीजनिंग और मैथ्स यही दोनों समय ख़राब करते हैं। तो ये मैं टाइम टेबल वाली स्ट्रैटेजी के अंदर आपको डिस्कस करूँगा जब मैं वो अभी बनाऊँगा, इसके इस वीडियो को 1-2 दिन के बाद ही आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप बाद में देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे जाके, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा मैं। तो ये इस तरह से चीज़ें हैं। हालांकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ की मैं बात करूं तो इतना आसान तो नहीं है आज की डेट में कि आप बस बैठे मुंह उठा के और आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, ऐसा नहीं है। अभी आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी आज की डेट में, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं आप देखिए कि उस हिसाब से कंपटीशन का लेवल है जो वो एक आप कह सकते हैं जेनिथ पे है ये इस वक्त, तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। और कट ऑफ की बात मैं करूँ तो अगर आप, मैंने आपको बोला कि कंपटीशन का लेवल इतना हाई है, तो अगर आप कट ऑफ जस्ट क्लियर कर भी लेंगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। इवन आप कट ऑफ से 20 नंबर भी ज़्यादा लेंगे तब भी हो सकता है कि आप परेशान ही रहें आगे चल के,
क्योंकि एंडिंग में जब फाइनल लिस्ट बनती है तो उसके अंदर मान लो 30,000 बच्चे के नाम आते हैं, पोस्ट होती हैं 10,000, और आज की डेट में तो 10,000 भी पोस्ट नहीं है। तो फिर आप फंस जाओगे, फिर आप सोचोगे कि भैया अब क्या करूं, पोस्ट तो मेरे को मिलेगी नहीं, मैं सीपीटी में जाऊं, डेस्ट में जाऊं, डेस्ट वालों को बेचारों को कुछ मिल ही नहीं पाएगा क्योंकि सीपीटी वाले ही 30,000 बैठे हैं। तो आप देखिए इस तरह की सिचुएशंस आगे क्रिएट हो जाती हैं। तो आप कट ऑफ के बारे में तो सोचिए मत, आप ये सोचिए कि आपको मैक्सिमम नंबर लेके आने। कट ऑफ पे अगर रहेंगे तो आपकी बात कभी बनेगी ही नहीं, आप सिलेक्शन ले ही नहीं पाओगे। ठीक है जी। और कितने घंटे पढ़े, तो मैंने बोला कि कॉलेज स्टूडेंट्स की बात अलग है, आपकी बात अलग है। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप इस वक्त बेरोजगार हैं, आप पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आपके पास 100% टाइम है पूरे दिन में, तो आपके पास 100% है तो 9 से 10 घंटे आप उस टाइम का इन्वेस्टमेंट पढ़ाई में कीजिए, ठीक है। और क्या बात रहेगी, अपनी स्ट्रेटजी तो मैंने आपको थोड़ा सा बता ही दिया कि वो मॉक टेस्ट पहले आपको लगाना है, उसके बाद ही आप जजमेंट कीजिएगा कि आप उसमें कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक दे दिया है, उसमें क्या करना है, बस आपको रजिस्टर कराना है, वहाँ पे जाके अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी लिखेंगे, उसके बाद तुरंत वो खुल जाएगा और उसके अंदर फिर आपको उसको पूरे को अटैम्प्ट करना है, और अटैम्प्ट करके उसकी थोड़ी सी एनालिसिस कीजिए, देखिए कि आप कहाँ पे इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं। चाहे आप बिगिनर स्टूडेंट हैं तब भी आप उसको दीजिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम के लिए हूँ या नहीं हूँ, ठीक है भाई। तो ये सारी की सारी डिटेल्ड बात थी बिगिनर्स के लिए कि उनको कैसे पढ़ना चाहिए है। हालांकि अभी मैं आपको बताऊं तो कुछ कुछ चीज़ें अभी डिस्कस करनी बाकी हैं, बहुत सारी हैं एक्चुअली में, टाइम टेबल के रिगार्डिंग है, और एक होता है अपना स्कोर बोर्ड टेक्निक होती है कि कैसे आप चीज़ों को जल्दी लर्न कर सकते हैं, अपने समय का कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो वो अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई। बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।